किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल हिस्ट्री ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 1 मार्च। दोस्तों, आज के हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भेंट किया है। जीके बूस्टर से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों जीके बूस्टर से आपको फ़ायदा ये होगा कि करंट अफेयर्स तो क्लियर हो ही रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, हम वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं। जैसे आज हमने भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची ली है और इसमें सभी भारत रत्न पाने वालों को मैं अच्छे से डिटेल से बताऊँगा। इसी प्रकार मैं हर वीडियो में दोस्तों अलग अलग टॉपिक लेता हूँ और उनके बारे में डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं कल के प्रश्नों का रिवीजन भी करूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न क्या है? दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को दोस्तों हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने की स्मृति में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम राष्ट्रीय सतत भविष्य के लिए सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत है। दोस्तों, वेंकट रमन को उनके इस कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों 1987 में। ठीक है, ये आपने भी ध्यान रखना है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? लोगों में विज्ञान के महत्व और उसके अनुप्रयोग के संबंध में संदेश का प्रचार करना। इसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद के द्वारा किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दोस्तों, हम फरवरी कुछ महत्वपूर्ण और जो दिवस हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है और हो सके तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा। दोस्तों, पहला है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। क्या ध्यान रखना है कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है दोस्तों? समानता, विविधता और समावेश जल हमें एकजुट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखने हैं। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, और इसकी थीम पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण आपको दिवस बताते हैं। दो ये आपको ध्यान रखने हैं। और तीसरा दोस्तों है डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस। कब मनाया जाता है? तो ये 8 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चौथा, महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया दोस्तों? तो ये 6 फरवरी को मनाया गया। ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको ध्यान रखना है। और 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे और बताते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी को। 4 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और साथ ही साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज हो गए। ये आपको ध्यान रखने हैं सभी महत्वपूर्ण डेज को। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो ऑपरेशन है 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया है। ऑपरेशन की पहली उड़ान 219 भारतीय छात्रों को रोमानिया से मुंबई वापस लाया गया है। ठीक है।
वहीं अगर बात करें दोस्तों विदेश सचिव की, तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने जानकारी दी है और बताया कि रोमानिया हंगरी के रास्ते 1000 भारतीयों को वहां से बाहर निकाला जा चुका है। दोस्तों अब बात आई है ऑपरेशन की, तो आइए भारत के कुछ प्रमुख ऑपरेशन के बारे में आपको बताते हैं। ऑपरेशन की बात करें दोस्तों, सबसे पहला ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका क्या संबंध है दोस्तों? इसका दोस्तों 16 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था ये, और इसमें ये था कि अफ़गानिस्तान से जो भारतीयों को वापस लाया गया, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया था उस समय, तो वहाँ से भारतीयों को वापस लाया गया था दोस्तों। उसके बाद आता है ऑपरेशन आहट। आहट क्या है? फरवरी 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया और मानव तस्करी को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया। तो ऑपरेशन आहट आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन संजीवनी साल 2020 में भारतीय वायुसेना के द्वारा आवश्यक दवाइयों को मालदीव पहुंचाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट। और ऑपरेशन निस्तार, ये क्या है दोस्तों? तो ये जून 2018 में शुरू किया गया था और ये चक्रवाती तूफान से ओमान में जो फंसे 38 भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन निस्तार। तो ऑपरेशन क्या कौन कौन सा है? देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को, ऑपरेशन आहट मानव तस्करी के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, ऑपरेशन संजीवनी भारतीय वायुसेना के द्वारा आवश्यक दवाइयों को मालदीव पहुँचाया गया, और वहीं ऑपरेशन निस्तार ये चक्रवाती तूफान में फंसे ओमान में 38 भारतीयों को बचाने के लिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है प्रश्न कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अभिषेक सिंह हो जाएगा। अभिषेक सिंह दोस्तों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए सीईओ बने हैं, और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का यह एक स्वतंत्र व्यापार प्रभार है, और जिसकी स्थापना मीडिया लैब एशिया के जो भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा NEGP जो कार्यक्रम प्रबंधन के लिए की गई है। दोस्तों अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न को और चौथा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे नोट करिएगा कि चर्चा में रहा स्विफ्ट क्या है। दोस्तों इस प्रश्न के साथ मैं स्विफ्ट के बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वैश्विक पेमेंट सिस्टम, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वैश्विक पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट। आइए इसके बारे में बताता हूं आपको। रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय और अमेरिकी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी भागीदार देशों ने रूस पर प्रतिबंध का ऐलान किया है, जिसमें स्विफ्ट इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से रूसी बैंकों को अलग कर दिया गया है। दोस्तों आपको बताएं कि इससे रूस को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इससे इन देशों के स्वयं के बैंकों और कंपनियों को भी नुकसान होगा। ना सिर्फ रूस को नुकसान होगा, बल्कि क्योंकि क्या है कि रूस में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं और कार्यरत हैं जिनका ट्रांजैक्शन यूरोपियन यूनियन के साथ है। अगर रूस को प्रतिबंधित होगा तो रूस को तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस कारण से यूरोपियन यूनियन और रूस दोनों को इससे घाटा है। अब चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट दोस्तों एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है। स्विफ्ट का पूरा नाम है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है दोस्तों, यह दुनिया में के बैंकों को जोड़ने वाला फाइनेंशियल मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्या होता है कि बैंकों को जोड़ता है। जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं और करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सभी एक वैश्विक पेमेंट सिस्टम है और वही एक जरिया होता है। इसे बेल्जियम से ऑपरेट किया जाता है और स्विफ्ट से जुड़े बैंक चलाते हैं। इसके जरिए 200 देशों और 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वित्तीय लेन देन से जुड़े निर्देश पहुंचाए जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान शहर कौन रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर रहा। आइए इसके बारे में बताते हैं। अखिल भारतीय जो शतरंज महासंघ के द्वारा कानपुर में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 184 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 23 ग्रैंड मास्टर और 30 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शामिल हैं। इसका आयोजन 25 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के कानपुर में किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यही बता दें कि 7वीं जो राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई थी? तो भुवनेश्वर में हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 43। तो आइए इसके बारे में भी डिटेल से आपको बताते हैं। क्या है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर रहा है। भारत इसका कुल IPS की देखा जाए तो 38.4% से बढ़कर 38.6% हो गया है। वह रिपोर्ट का 9वां संस्करण
और इस वर्ष रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और बताया गया कि वैश्विक बौद्धिक संपदा में समय के साथ लगातार सुधार हुआ है। आइए जानते हैं कौन है वो प्रथम देश। दोस्तों टॉप में है एक संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी है। तो भारत की रैंकिंग देखा जाए तो कितने नंबर पर है, तो भारत है 43वें स्थान पर है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। दोस्तों अब समय आ गया है जीके बूस्टर का। दोस्तों आज हम आपको जीके बूस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची हम लेके आए हैं। तो दोस्तों एक एक कर हम आपको बताएं। सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था। दूसरे देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। वहीं चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भी नोबेल पुरस्कार विजेता और भौतिक शास्त्री, इन्हें भी दिया गया था भारत रत्न का पुरस्कार। डॉक्टर भगवान दास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखक, इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है। वहीं सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सिविल इंजीनियर और मैसूर के दीवान थे। जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी, इन्हें भी दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत, स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के दूसरे गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, शिक्षक और समाज सुधारक। ठीक है, साथ अगला बढ़ते हैं तो डॉक्टर विधान राय, चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है। पुरुषोत्तम दास टंडन, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और विधिवेत्ता, इन्हें भी दिया गया है भारत रत्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे, इन्हें भारतविद और संस्कृत विद्वान थे। लाल बहादुर शास्त्री देश के तीसरे प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी। इंदिरा गांधी देश की चौथी प्रधानमंत्री थी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री। वराहगिरी वेंकटगिरी देश के चौथे राष्ट्रपति और श्रमिक संघवादी थे। के कामराज असम के बहुत नामी स्वतंत्रता सेनानी, मुख्यमंत्री मद्रास के रहे हैं। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार विजेता, कैथोलिक नन मिशनरीज संस्थापक। आचार्य विनोबा भावे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम भारतीय थे, अभारतीय माने विदेशी थे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया। मुरुगन गोपाल रामचंद्रन, अभिनेता, तमिलनाडु मुख्यमंत्री। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के वास्तुकार। तो ये दोस्तों प्रमुख लोग हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। वहीं आपको बता दें कुछ और इम्पोर्टेंट है, नेल्सन मंडेला हैं, राजीव गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले गृहमंत्री, मोरारजी भाई देसाई और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें भी भारत रत्न सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब चलिए बढ़ते हैं, हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर देंगे। दोस्तों कल का पहला प्रश्न है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो हम्पी कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, इतिहास में पहली बार देश के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है, तो राकेश शर्मा को। वहीं दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कोहिमा नागालैंड में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया, गिरिराज सिंह है। और किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो IBM शुरू करेगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जीके बूस्टर इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अब धन्यवाद, कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन। और हाँ दोस्तों, हमने भी कल ही एक महिला आयोग से संबंधित वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसके बारे में सभी, अगर आप किसी भी स्टेट PSC की एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मेंस प्री दोनों के लिए, साथ ही साथ और भी कोई वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे जाके प्लीज़ देखिएगा। और धन्यवाद दोस्तों।